स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज एसएसटी का सेट 4 है और यह आपको पता है कि रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें कुल 20 प्रश्न हैं एसएसटी से और टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एमसीक्यू वाला। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नए दोस्त हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक बनता है कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। लेकिन बताना ये है कि जो नए हैं उनके लिए यह रिवीजन नहीं, पहला वीडियो है उनके लिए, मतलब एक तैयारी का पर्पस जो है समझ लीजिए। और जो पहले से हैं उनके लिए यह रिवीजन क्लास समझ लीजिए। चलिए, सब्सक्राइब तो आप कर लिए, अब चलते हैं भाई, हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का भाई गड़बड़ जो है यहाँ, संसार नहीं समझना है, संसार नहीं समझना है, संसार मतलब दुनिया हो जाएगा। ये संचार है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। आखिर संचार क्या है? संचार का अर्थ क्या होता है? तो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द जो होता है उसके जो है पर्याय के रूप में संचार शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है संचरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संप्रेषण, आदान-प्रदान, अभिव्यक्ति, कौशल इत्यादि, ये सभी संचार शब्द के मतलब हो गए। सामान्यतः संप्रेषण या संचार का अर्थ है किसी जानकारी, भाव या विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भाव या विचार की जानकारी पा लेना, वह संचार कहलाता है। मतलब ये समझिए आप आम भाषा में कि जो भी आप बातचीत करते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो वह सब क्या है? संचार हो गया। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक टेलीफ़ोन। तो सार्वजनिक टेलीफ़ोन इसमें लगा दिया सार्वजनिक, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ही एक ऐसा ये माध्यम है, साधन है, जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है आज के समय में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉकी-टॉकी भी नहीं होगा और रेडियो भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन-सा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार। भई ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूर्वी बिहार जो है, यह बिहार का बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी याद रखिएगा, बेंगलोर जो है, बेंगलोर को पहले गार्डन सिटी ही कहा जाता था। लेकिन यहाँ अब समझने की बात है कि गार्डन सिटी आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ गार्डन सिटी? गार्डन सिटी का अर्थ हम लोग ज़रा-सा देखते हैं कि एक आवासीय समुदाय या समुदाय का एक भाग जिसमें भूदृश्य, उद्यान, पार्क और अन्य खुले क्षेत्र हों, वह गार्डन सिटी होता है। गार्डन सिटी का जो है दूसरा नाम अगर इंडिया में कहें तो बेंगलुरु जो है, नहीं, कि आज इसको जो है हम लोग आधिकारिक नाम बेंगलुरु कहते हैं, हालाँकि वह गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। इस शहर को, बेंगलुरु को, पहले गार्डन सिटी के नाम से ही जाना जाता था। अब देखते हैं गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो ऑप्शन नंबर ए एबेनेज़र हार्वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एबेनेज़र हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है?
भाई गिरमिटिया। अब गिरमिटिया का भी मतलब यहाँ समझना होगा कि गिरमिटिया शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो गिरमिटिया शब्द जो है यह गिरमिट शब्द से बना गिरमिटिया, और गिरमिट शब्द जो है अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द से बनाया गया है। यानी अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है गिरमिट को। जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल मजदूरों हजारों मजदूर जो है दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। गिरमिट से आखिर थोड़ा-सा और इसको चर्चा करते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब और क्या हो सकता है कि 17वीं सदी में जब अंग्रेज आए हुए थे, तो 17वीं सदी में अंग्रेजों ने आम भारतीयों को एक-एक रोटी तक को मोहताज कर दिया था। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना शुरू किया था, प्रारंभ किया था, और वैसे मज़दूरों को इन उन उस वक़्त के जो है उन मज़दूरों को गिरमिटिया कहा गया। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी है रोगियों को, ऑप्शन सी है छिपकली को, ऑप्शन डी है अंग्रेजी को। तो भाई समझ में आ रहा है कि रोगी को तो कहा नहीं जाएगा, छिपकली को भी नहीं, अंग्रेजी को भी अंग्रेजों को भी नहीं। अनुबंधित मजदूरों को, क्योंकि गिरमिटिया के बारे में हमने अभी चर्चा किया कि मजदूर को ही कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, अनुबंधित मजदूर को। अब अनुबंधित मजदूर का भी मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे समझना होगा। तो अनुबंधित मजदूर यानी बंधुआ मजदूर समझ लीजिए। बंधुआ मजदूर उन मजदूरों को कहा जाता था जो किसी महाजन, साहूकार, जमींदार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए ऋण को समय पर नहीं चुका पाते थे, और उन्हें उस ऋण के बदले में उस व्यक्ति के लिए अवैतनिक श्रम का कार्य करना पड़ता था या अपनी सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती थीं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अनुबंधित मजदूर क्या है, तो उसका डेफिनेशन क्या देख सकते हैं आप कि वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएँ देता है, बंधुआ मजदूर या अनुबंधित मजदूर कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अनामी दल का संस्थापक था, तो अनामी दल का संस्थापक जेंगुएन आई था। अनामी दल का संस्थापक जेंगुएन आई था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष में हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था भाई? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? भाई उपभोक्ता उद्योग किसको कहा जाता है? तो उपभोक्ता उद्योग में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पंखे, सिलाई मशीन, कागज, टूथपेस्ट, चीनी इत्यादि, क्योंकि ये सभी जो है इस तरह की जितने भी जो है चीज़ हैं, उन सभी को क्या होता है कि ये उत्पादित वस्तु हो गया और इसका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा सीधे तौर पे किया जाता है। मतलब ऐसा उत्पादित वस्तु जो उपयोग के लिए सीधे उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जैसे पंखा, सिलाई मशीन, कागज, टूथपेस्ट, चीनी इत्यादि इस तरह के जो भी होंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए चीनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए है दिगबोई, ऑप्शन बी है झरिया, ऑप्शन सी है घाटशिला, ऑप्शन डी है जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा। अब जादूगोड़ा कौन से राज्य में है भाई? तो जादूगोड़ा झारखंड राज्य के, मतलब झारखंड में है। तो झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में लगभग 160 किलोमीटर लंबी, 1 से 10 किलोमीटर चौड़ी सिंहभूम आघात पट्टी की खनिज युक्त परिधि में यूरेनियम अयस्क पाया जाता है। मतलब ये कि यूरेनियम जो है का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हैस्च्यूर विधि से काफी आकर्षक एवं सजीव दिखती है। मतलब हैस्च्यूर विधि से आखिर कौन ऐसा काम होता है जो काफी आकर्षक एवं सजीव यानी जानदार दिखती है? ऑप्शन ए है ग्लोब, ऑप्शन नंबर बी है मॉडल, ऑप्शन नंबर सी है मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मानचित्र। हैस्च्यूर विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखती है। अब हैस्च्यूर विधि में क्या होता है जरा सा ये भी देखना पड़ेगा भाई। तो हैस्च्यूर विधि जो है, हैस्च्यूर विधि ढालों के यानी या ढलानों के विश्लेषण के लिए एक सरल व प्रामाणिक विधि है। इस विधि में छोटी-छोटी रेखाओं के माध्यम से उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है, और तेज ढाल के प्रदर्शन के लिए गहरी, मोटी और पास-पास खींची जाती है, तथा धीमे ढाल प्रदर्शन के लिए उन्हें हल्का, पतला और दूर-दूर खींचा जाता है। यही हैस्च्यूर विधि में होता है। तो इस विधि से मानचित्र जो है काफ़ी आकर्षक एवं सजीव, ऐसा लगता है कि उसमें जान है, वह जानदार है, उस तरह से वह दिखने लगती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में कौन ऐसा फसल है जो वहाँ का मुख्य रोपण फसल है? तो वहाँ का मुख्य रोपण फसल कहवा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कहवा। कर्नाटक में कहवा मुख्य रोपण फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है। आखिर संघ सरकार का उदाहरण, अब संघ सरकार भाई क्या है? तो संघ सरकार, संघ का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। संघ का मतलब होता है भाई, शाब्दिक अर्थ होता है समूह। अर्थात संघ सरकार छोटे-छोटे राज्य या प्रदेश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और संघ सरकार में जो भी राज्य होते हैं उनके पास अपने कुछ स्वतंत्र अधिकार होते हैं, पर कुछ देशों में केंद्र सरकार ही अधिकार रखती है। अब इसका उदाहरण है अमेरिका, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भाई भारत में जो है गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है गोवा, डी है हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा। भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? भाई द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो द्वितीयक क्षेत्र का मतलब सीधा-सीधा आप समझ सकते हैं कि कच्चे माल को कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है, वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। मतलब इसमें क्या है कि औद्योगिक गतिविधि भी इस जो है इस गतिविधि को
औद्योगिक गतिविधि भी कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण होता है, खाद्य निर्माण होता है, कपड़ा उत्पादन होता है, हस्तशिल्प और उद्योग भी शामिल हैं। किसमें? तो द्वितीयक क्षेत्र में। तो उद्योग मतलब इसमें तो आ रहा है। अब ऑप्शन देख रहे हैं कि जितना भी उद्योग होगा वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग वाला क्षेत्र जितना भी होगा उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन देखते हैं भाई, यह प्रकृति के द्वारा कह रहा है, प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आग लगना। तो आग लगना ये तो मानव के द्वारा हो गया, मनुष्य के द्वारा हो गया, मानव वाला। ऑप्शन बी है बम विस्फोट, यह भी मानव वाला हो गया। ऑप्शन सी है भूकंप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भूकंप होगा। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक दुर्घटना में नहीं होगा, यह भी मानव के द्वारा भी आपदा हो गया, नहीं क्रिएट किया हुआ। लेकिन भूकंप जो है यह प्राकृतिक आपदा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस का मतलब क्या हुआ, पहले ये थोड़ा सा समझ लिया जाए। वियना कांग्रेस का मतलब ये हुआ कि वियना नेपोलियन के पराजय के बाद, नेपोलियन जो था उसके यानी नेपोलियन के पराजय के पश्चात अस्त-व्यस्त यूरोप की पुनर्व्यवस्था तथा परस्पर विभिन्न विरोधी सिद्धांतों ने समझौता करने के उद्देश्य से 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना क्या हो गया भाई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसे ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस का मतलब क्या हुआ भाई? तो नेपोलियन के पराजय के पश्चात अस्त-व्यस्त यूरोप की पुनर्व्यवस्था तथा परस्पर विभिन्न विरोधी सिद्धांतों ने समझौता करने के उद्देश्य से 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की पूर्ण पूर्ण व्यवस्था तथा परस्पर विभिन्न विरोधी सिद्धांत को समझौता करने के उद्देश्य से 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसे ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आर्लिया, ऑप्शन सी बुर्बो, ऑप्शन डी जारशाही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बुर्बो। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सिकंदर।
अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मतलब थोड़ा यहाँ समझते हैं हम लोग। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? तो भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। भूमि निम्नीकरण जो है इसका मतलब थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं कि पेड़-पौधों तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण का परिभाषा अगर देना होगा, डेफिनेशन देखना देना होगा, डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे हम? क्या लिखेंगे भाई? तो पेड़-पौधों तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। आखिर भूमि निम्नीकरण का कारण क्या होता है? किस वजह से होता है? तो जो है ये खनन के कारण होता है। जैसे खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण आज बना हुआ है। इसलिए चलिए देखते हैं अब ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है गहन खेती, ऑप्शन सी है अति पशुचारण, ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। लेकिन यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अधिक सिंचाई। क्योंकि पेड़-पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की इसमें कमी हो जाएगा, ज़्यादा सिंचाई होगा तो। इसलिए यह पंजाब की बात की जा रही है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है भई? तो अधिक सिंचाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी आए हैं, आज आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का जो मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो वह रोहतास है, जहाँ पे नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है रोहतास, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।